अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एक्सपोज और मैं हूं शिराज हसनात। 27 दिसंबर 2007 पाकिस्तान की तारीख का एक ऐसा अलमनाक और स्याह दिन जिस दिन बेनज़ीर भुट्टो को रावलपिंडी में एक जलसे के दौरान वापस जाते हुए शहीद कर दिया गया। नाक़दीन के मुताबिक ये वो दिन था जिसने ना सिर्फ पाकिस्तानी सियासत पर अपने अलमनाक नकूश छोड़े बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी एक ज़वाल की नई दास्तान शुरू हुई। कहा यह जाता है कि बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद जो उनके इंतहाई करीबी साथी बल्कि जाले थे, उन्हें आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से दूर किया जाता रहा, जिसकी एक बहुत बड़ी मिसाल उनकी पॉलिटिकल सेक्रेटरी नहीद खान और उनके हस्बैंड डॉक्टर सफदर अब्बासी थे। इसे हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नईद साहब, मैं बात का बाकायदा आगाज आपसे करूँगा, चूँकि बीबी की शहादत आ रही है 27 दिसंबर को, तकरीबन 8 साल इस सिनेरियो को हो जाएंगे, तो कुछ उनकी शख्सियत के बारे में थोड़ा सा हमारे नाजरीन को बताइएगा कि आप उनके साथ रहीं और कहा यह जाता है कि आपके कहा हुआ उनके लिए अटूट अंग की हैसियत रखता था और वो बहुत फॉलो करती थी आपकी डायरेक्शंस को, आपकी पॉलिसीज़ को। देखिए जी, सबसे पहले जो बातें आपने की हैं, मेरे लिए सबसे बड़ा ऑनर है कि मैंने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा से सियासत सीखी है। ये जो बात आप कर रहे हैं कि वो मेरे से इंस्पायर्ड थी, मेरा ख्याल है मैं उनसे इंस्पायर्ड थी, इसलिए कि वो बहुत बड़ी शख्सियत थी, वो बहुत विजनरी लीडर थी, वो बहुत अपने वर्कर्स के साथ प्यार करने वाली लीडर थी। उन्होंने पाकिस्तान के गरीब आवाम के साथ अपनी आइडेंटिफिकेशन को हमेशा बरकरार रखा। सबसे बड़ी बात ये कि उन्होंने पाकिस्तान के जो लोग, जो भुट्टो साहब ने की लेगेसी थी, जो आइडियोलॉजी थी भुट्टो साहब की, कि पाकिस्तान के गरीब आवाम के लिए ये पार्टी बनाई गई है, रोटी कपड़ा और मकान, और फिर जो पाकिस्तान का गरीब मज़दूर, हारी, किसान, तुलबा, ख़वातीन, उनकी आवाज़ जो वो हमेशा बनी है। और एक जहाँ भी नाइंसाफ़ी उन्होंने देखी है, जहाँ भी जुल्म होते उन्होंने देखा है, अपार्ट फ्रॉम दिस के उनके साथ अगर किसी ने उनको क्रिटिसाइज़ भी किया तो उन्होंने इस बात की परवाह नहीं की और वो हमेशा मज़लूम के साथ खड़ी रही हैं। बहुत बड़ा मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान की सियासत में बहुत बड़ा खला उनके जाने से हो गया है। एक यानी वैक्यूम एक लीडरशिप का हो गया है। जो पहले जो लीडर थे वो नज़र आते थे कि शायद ये मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के साथ शायद इनका कोई कंपैरिजन है, लेकिन आज मैं सोचती हूँ उनकी शहादत के 8 साल बाद कि आज भी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की जो शख्सियत है वो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में डोमिनेट। अगर हम बात करें उस दिन की जिस दिन शहादत हुई, आप भी साथ थी, तो कुछ उसके बारे में बताइएगा कि वो क्या सर्कमस्टांसेस थे। देखिए जी, बड़ा ही अनफॉर्चुनेट दिन था। 27 दिसंबर को ना सिर्फ मैं थी उनके साथ, मखदूम अमीन फ़हीम साहब थे, पॉलिटिकल लोगों में डॉक्टर सफदर अब्बासी साहब थे, हम 3 पॉलिटिकल लोग उनके साथ थे। जब जलसा ख़त्म हुआ, जलसे में भी उन्होंने, अगर आपने देखा हो तो जो पार्टी के हमारे टिकट होल्डर्स थे उनको उन्होंने खड़ा करके उनसे ओथ लिया कि तुम अपने रिश्तेदारों का नहीं, मेरे कारकुनों का ख्याल रखोगे। शायद उनको कोई ऐसी उनको कुछ ऐसी वो हो रही थी कि उनको ये नज़र आ रहा था कि शायद वो दुनिया से जा रही हैं। उन्होंने उनसे ओथ लिया, जो कि ओथ को कभी किसी ने रखा नहीं है उनके जाने के बाद, जो वर्कर्स का हाल किया गया है। लेकिन जब निकली हैं उससे तो बहुत खुश थी जलसे से। लोगों ने सारी तरफ से गाड़ी को घेर लिया, बोनट को मार रहे थे, बीबी की तस्वीरें उठाई हुई थी और जीए भुट्टो और वज़ीर आज़म बेनज़ीर के नारे लगा रहे थे। वो जलसे से एक्साइटेड बहुत ज़्यादा थे। अगर उनकी शहादत के बाद का जिक्र करूँ सिनेरियो का, तो मुझे याद है कि रहमान मलिक साहब ने जो पीछे उनके साथ थे फ़ौरन जाके स्टेटमेंट दी कि बीबी ठीक हैं और सिक्योरिटी वाज टिपिकली हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी। वेयर ही वाज? देखिए जी, मैं तो गाड़ी के अंदर थी, मुझे बिल्कुल ईमानदारी से मुझे कुछ पता नहीं है वहाँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इसलिए कि इतना बड़ा ट्रॉमा, इतना ट्रॉमेटाइज्ड मैं तो एकदम हो गई थी कि बीबी एकदम उठी। उन्होंने सफदर साहब को माइक पकड़ाया, उन्होंने सफदर को बिल्कुल इस तरह कहा कि सफदर व्हाट अबाउट सम नाराज़, बिल्कुल अंग्रेज़ी उर्दू मिक्स बोल रही थी और वो बेइंतहा उससे जीए भुट्टो के नारे लोग लगा रहे थे और रिस्पॉन्ड कर रही थी उसको ना। मैं तो बाहर देख रही थी, मुझे वो ब्लैक गाड़ी की जो विंडोज़ थी वो शायद डार्क ग्लासेस थे, शाम भी हो रही थी, ज़ाहिर मेरे ख्याल 5:30 पौने 6 का टाइम था।
तो बाहर नज़र भी कुछ नहीं आ रहा, तो मैं शीशे के साथ मुंह करके देख रही थी। बाहर लोग डांस कर रहे थे, नाच रहे थे, वो ख़ुद भी एक्साइटमेंट में इतने नारे लगा रही थी, ज़ोर ज़ोर से उनके नारों की, ये नारे अंदर से लगा रहे थे, वो जवाब दे रही थी। उसके बाद एकदम फायर की आवाज़ आई है। मैं एकदम मेरे जहन में आया कि भाई 1000 दफ़ा इनको मना किया है कि बीबी जब साथ हों, तो मैंने सोचा किसी ने ऐसे ही वो पटाखे वगैरह चलाते हैं, मतलब, लेकिन इस तरह की कोई हुआ है। लेकिन एकदम मुझे ऐसे लगा कि मेरे ऊपर कोई चीज़ गिरी है। मैं ये पूछना चाह रहा था कि थ्रेट्स भी थी, वो शरर ने वार्निंग भी दी हुई थी, सारी चीज़ें आपके नॉलेज में भी थी, उन्हें बाहर निकलने पे किसने फोर्स किया था? देखिए जी, उनको, वो एक लीडर थी ना, वो उनको डिक्टेशन तो कोई नहीं दे सकता था, वो अपनी मर्जी करती थी और उनको कई दफ़ा रोकने की कोशिश की थी हमने। यानी वो खुद ही अपनी मर्जी से जी, वो उन्होंने यहाँ तक हमें कहा था कि अगर तुम लोगों ने इस तरह मुझसे पॉलिटिक्स कराई तो मैं छोड़ दूंगी पॉलिटिक्स, और मैं अपने घर में बैठूंगी, तुम लोग अपने घर में बैठो, मुझे क्या ज़रूरत है ये लोग जो बाहर हज़ारों की तादाद में मुझे देखने के लिए यहाँ जमा हुए हैं, ये समझेंगे कि हमारे लीडर डरपोक। यानी जिस तरह पीपल्स पार्टी के लीडरान का तरीका रहा है अवाम में घुल मिल के पॉलिटिक्स करने का, वो इस तरह करते थे। डॉक्टर साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप भी साथ थे, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्योरिटी? देखिए जी, सिक्योरिटी की तो बेसिकली एडवाइज़र, जैसे आपने कहा कि रहमान मलिक साहब थे और वही डील करते थे जितना भी ये। तो वो इस्लामाबाद क्यों चले गए थे? व्हाई ही वाज नॉट? अब ये तो यकीनन जवाब वो शाह साहब खुद ही दे सकते हैं कि जी वो क्यों चले गए, लेकिन ये एक अनफॉर्चुनेट। यू वर अ पार्ट ऑफ द कॉन्वे एज वेल। नहीं, क्योंकि हम तो बीवी के साथ गाड़ी में थे ना, तो ये गाड़ी जो थी, जो बैकअप कार थी, वो निकली है और निकल के चली गई है। अब ये इसका जवाब आना चाहिए था। मैं समझता हूँ यकीनन ये जो इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस था वो जो है ना ज़रा हमेशा फॉल्टी रहा, और उसमें जो है ना उस तरीके से वो इन्वेस्टिगेशन नहीं की जिस तरह की जानी चाहिए। मैं कहना चाह रहा हूँ कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की शहादत के बाद 5 साल पीपल्स पार्टी ने गवर्नमेंट की, उनका केस तो फिर हल नहीं हुआ। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ ना कि जी इसकी वजह से तो आज पार्टी की यह हालत है ना। कहने का मकसद ये एक प्रायोरिटी होनी चाहिए थी ना, लेकिन जो उस वक्त की हुकूमत 31 मार्च को जो ना यूसुफ गिलानी साहब प्राइम मिनिस्टर बने, 1 जुलाई 2009, ये 31 मार्च 2008 को प्राइम मिनिस्टर बने। 1 जुलाई 2009 तक एक पत्ता नहीं हिलाया उन्होंने, एक कागज़ नहीं हिलाया, एक जाके लियाकत बाग का शायद मुआयना भी नहीं किया। इन्होंने कहा कि जी यूएन की टीम आ रही है। यूएन की टीम आई 1 जुलाई 2009 को। उसके बाद उन्होंने अप्रैल 2010 में जो है अपनी रिपोर्ट दी। पहले उस रिपोर्ट को एक्सेप्ट किया गया कि जी हाँ ये बिल्कुल जेन्युइन है, बाद में उसको रिजेक्ट किया, पार्शली रिजेक्ट किया गया और आखिर में बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया। तो कहने का मकसद ये कि वो जो प्रायोरिटी होनी चाहिए थी मोहतरमा की केस की इन्वेस्टिगेशन की, वो प्रायोरिटी नहीं रही। उसकी वजह से जो ना ये सारे मामला आज वहीं पे खड़े हैं, आज भी सब पे इल्ज़ाम लगते हैं। पोस्टमार्टम किसने मना किया था? देखिए, इशू ये है कि अब एक्चुअली तो देखें, ये तो एक पुलिस वालों की जिम्मेदारी थी। अब यकीनन पुलिस वाले शायद ये सोच रहे थे कि जो फैमिली हम उनसे पूछ के फिर करें। फैमिली में से किसी ने मना किया था? वो तो जो ऑन रिकॉर्ड जो बात वो कहते हैं कि जो उन्होंने लेटर लिखा जरदारी साहब को और उनको वो रिस्पॉन्स नहीं दिया गया कि जी अपने पोस्टमार्टम करेगा, वो तो ऑन रिकॉर्ड जो ना केस के अंदर है। जो इनफैक्ट जो स्टांस लिया है जो जिन 2 पुलिस ऑफिसर्स को जिनको इम्प्लिकेट किया और जो गया, जगह को वॉश किया गया था, आप समझते हैं कि कोई साजिश? देखिए वो तो एविडेंस मिटाया गया, वो तो एक देखिए एक सिनोनिमस बात नज़र आ रही है। जब आप कारसाज देखते हैं, कारसाज पे जो अटैक हुआ जिसमें 250 पार्टी के जो ना हमारे बड़े जो ना कारकुन सिक्योरिटी के लोग वो शहीद हुए, वहाँ पे भी ये हुआ कि उन्होंने जो ना 2 घंटे के अंदर पूरी के पूरे सीन वॉश किया। कि शहंशाह का जो मर्डर था वो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का जो ये मर्डर था उससे लिंक्ड था? देखिए क्रिटिकल विटनेस है ना वो तो। अब सवाल ही पैदा होता है कि जी वो शख्स जो है ना 27 दिसंबर को ये होता है और जुलाई 2008 में वो मारा जाता है और उसकी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होती। तो कहने का मकसद है कि ये सारे अमल, मसलन कारसाज का, मैं तो समझता हूँ कि सबसे पहले तो हमें कारसाज को देखना चाहिए कि कारसाज के अटैक में 250 हमारे जो है ना कारकुन जो है ना शहीद होते हैं, वो कोई भेड़ बकरियाँ थे, उनकी आपने आज तक कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की। आज तक जो है वो FIR मोहतरमा की अपनी पर्सनल लॉज्ड FIR है, वो मोहतरमा ने अपने हाथ से पार्टी की हुकूमत ने जिस तरह जालों के साथ, जिस तरह बीबी शहीद के जो वफादार थे उनके साथ वो सलूक नहीं किया, इवन उनकी लाशों के साथ भी वो सलूक नहीं किया जो करना चाहिए। नहीं, वही ये तो अब क्लियर कट बात है ना कि जी आपका कारसाज के इंसिडेंस होता है, कोई उसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं। खालिद शहंशाह मारा जाता है, उसकी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं। बिलाल शेख अभी हाल ही में कुछ 1-2 साल पहले वो मारा गया, उसकी कोई इन्वेस्टिगेशन कहीं नहीं पहुंच रही। मोहतरमा की अपनी इन्वेस्टिगेशन में इतनी फॉल्ट्स हैं कि वो आज तक केस जो है वही का वही रुका हुआ है। हमारी हम पहले दिन से हम ये कहते थे कि अगर आप इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे तो इसके जो नेगेटिव रिपरकशन है वो पार्टी को बहुत शदीद होगा, और वो कर भी तो आज आ रहे हैं। तो मुझे यहाँ पे एक ब्रेक लेनी, नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और गुफ्तगू का ये सिलसिला यहीं से शुरू करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे बीबी शहीद
कि कत्ल की वजूहात की और उसके बाद जालों के साथ क्या सलूक किया गया। सफदर अब्बासी साहब, दोबारा गुफ्तगू का सिलसिला वहीं से शुरू करता हूँ। आप बात कर रहे थे कि जो खास तौर पर नजरियाती वर्कर्स थे, जिस तरह आप और नहीद साहिबा, तो क्या वजूहात थी कि उनकी शहादत के बाद आप लोगों को आहिस्ता आहिस्ता जो है वो पार्टी से बिल्कुल बेदखल कर दिया गया? देखिए, ये इशू फ्रेंकली शिराज कोई नाहिद का या सफदर का इशू नहीं था। बुनियादी तौर पे इशू ये था कि जी क्या पार्टी नज़रियाती तौर पे उस जगह खड़ी होगी जहाँ मोहतरमा उसको छोड़ के गई। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ये पार्टी बनाई और इस पार्टी को एक हैव नॉट्स की पार्टी बना के जो उन्होंने इसको चलाया, और उनकी आइडेंटिफिकेशन थी इस मुल्क के गरीब, मजदूर, हारी, मिडिल क्लास प्रोफेशनल्स, ख़वातीन, अक़लियतें, नौजवान, तालिब इल्म, ये इस पार्टी के बैकबोन थे। सवाल ये पैदा होता था कि क्या जिस सियासत को भुट्टो साहब ने शुरू किया, मोहतरमा उसको ज़िंदगी के 30 साल लेकर चली, उसको कंटिन्यू करना था, या सियासत को जो है ना वापस, जिस सियासत को हम लेकर अवाम में आए थे उसको वापस धकेलना था ऐवानों के अंदर। ये एक चॉइस थी, वो चॉइस उन्होंने की। उस चॉइस में ज़रदारी साहब ने जो चॉइस की, उस चॉइस के नतीजे में ये हुआ कि जी वो पार्टी की पूरी नज़रियाती जो तशख़्ख़ुस था वो ख़त्म हो गया। जब आप नज़रियाती तशख़्ख़ुस जब आपका ख़त्म हुआ तो फिर हम जैसे लोग उसके साथ नहीं चल सकते। लेकिन मैं यही कहना चाह रहा हूँ ना, कई ऐसे और लोग जो आपके साथ थे, आपके मरहूने मिन्नत थे बीबी से मिलने के लिए, वो लोगों ने उस नज़रियात की पॉलिटिक्स को जिसका आप जिक्र कर रहे हैं उसको छोड़ दिया और उन्होंने जो मौजूदा डगर पे पीपल्स पार्टी है उसको ज्वाइन करने में ही अपनी सियासी बका समझी। उसको किस तरह देखते हैं? लेकिन उसमें फिर क्या हुआ, जिन लोगों, बहुत से लोग जो मेरे अच्छे हमारे दोस्त हैं, सारे पार्टी के साथ हमारा एक बड़ा लंबा उनके साथ हमारा एक रिश्ता रहा है। अनफॉर्चुनेटली जो लोगों ने कॉम्प्रोमाइज़ किया उसका नतीजा ये निकला कि वो कॉम्प्रोमाइज़ में के नतीजे में वो तो लीडर रहे जहाँ पे थे, नहीं वो तो लेकिन एक बहुत बड़ी नहीं, वज़ीर आज़म बने, वुज़रा बने, लेकिन क्या हुआ कि वो जो ग्रास रूट पे पार्टी खत्म हो गई। इस कॉम्प्रोमाइज़ के नतीजे में उनकी तो लीडरशिप रही, वो तो वज़ीर आज़म बन गए, कोई सेनेटर बन गए, कोई चेयरमैन बन गए, कोई स्पीकर बन गए, सब कुछ हो गया, लेकिन जो तशख़्ख़ुस था ग्राउंड पे पार्टी का वो ख़त्म हो गया। तो वो जो गैप था एक वर्कर का और लीडर का वो बढ़ता चला गया। उसके नतीजे में एक वक्त है कि आपका वोटर इरोड होकर चला गया। तशख़्ख़ुस तो देखें, तशख़्ख़ुस की अगर बात कर लें तो तशख़्ख़ुस तो बरकरार रहा, क्योंकि जिस तरह आप लोग अलहदा हुए और आपको वर्कर्स की सपोर्ट मिलनी चाहिए थी, आपको बाकायदा तौर पे बेनज़ीर के नाम पे, भुट्टो के नाम पे आपको लोगों ने को सर पे उठाना चाहिए था। अनफॉर्चुनेटली यू गाइज वर नॉट गेटिंग द सेम रिस्पॉन्स और आपकी अपनी आइडेंटिटी भी महदूद होकर रहेगी। बल्कि वो लोग जिन्होंने उस नजरियात का साथ दिया जो पीपल्स पार्टी अब लेके चल रही है, वो सक्सेसफुल हो गए ज़ाहिरी तौर पे। नहीं, लेकिन क्या हुआ, उसका नतीजा क्या हुआ कि ठीक है वो सपोर्ट हमें नहीं आई, लेकिन वो सपोर्ट इरोड हो गई कि पार्टी का वोट बैंक जो तकरीबन 35 से 40% था भुट्टो साहब और मोहतरमा के टाइम में कंसिस्टेंटली ये रहा है, वो जाके 15% पे रह गया। और पंजाब में खासतौर पे 8%। पंजाब में तो खत्म हो गया, पंजाब में तो 8% पीपल्स पीटीआई या पीएमएलएन। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि जी शायद वो लोग हमारी तरफ नहीं आए, लेकिन वो पार्टी छोड़ छाड़ के चले गए। इशू अब ये हुआ कि जी हमारी तो एक ख्वाहिश और कोशिश थी कि जी पार्टी के अंदर जो वो नजरियाती अमल था उसको हम लेकर चलें ताकि पार्टी बचे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सूरत ये हो कि जी वो जो आपका जो वोटर इरोजन, खास तौर पे मैं वर्कर से भी ज़्यादा समझता हूँ, जो वोटर इरोजन हुई जहाँ पंजाब के अंदर आपका वो जो वोटिंग परसेंटेज था वो 8% पे जाकर रह गया। उसके नतीजे में ये हुआ कि आप पूरी की पूरी जो ना सफाया हो गया आपका, जहाँ आपने 40-45 हज़ार वोट लेकर हारते थे वहाँ 3-3 हज़ार वोट लेकर बल्कि ज़मानतें ज़ब्त होने लगे। नहीं साहबा, मैं दोबारा आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या बीबी की कोई विल थी? देखिए जी, विल के बारे में तो ना मैं कोई तबसरा मैंने कभी किया है ना मैं करना चाहूँगी, इसलिए कि विल एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है, वो बाकायदा एक अटेस्टेड कॉपीज़ होती हैं। जरदारी साहब ने विल कहाँ से निकाल ली है, कैसे निकाली है, ये जरदारी साहब जवाब दे सकते हैं या अल्लाह जानता है। लेकिन बीबी ने कभी आपसे किसका नहीं जी, मेरे साथ वो हर किस्म की बात करती थी, हर अपने दुख को, अपने सुख को शेयर करती थी, एक बहन की हैसियत से। एक लीडर के साथ साथ तो हमारा एक बहुत क्लोज़ रिश्ता था, बिल्कुल एक बहनों की तरह वो हमेशा मेरे साथ ट्रीट करती थी। और ये वाहिद इशू है, इवन छोटे छोटे बच्चों के जो उनके मसाइल होते थे वो भी हमेशा मेरे साथ डिस्कस करती थी, अपनी परेशानियां भी डिस्कस करती थी, अपनी खुशियां भी शेयर करती थी। लेकिन ये वाहिद ऐसी चीज़ है जिसको उन्होंने कभी मुझसे शेयर नहीं किया, बल्कि मुझे तो आखिरी दिन तक भी यही कहती रही, ये बात याद रखना, ये बात याद रखना, हम ऐसे करेंगे, गवर्नमेंट में आके हम ऐसे करेंगे, हम इस तरह। पाकिस्तान का उनका जो विज़न इस दफ़ा जब बेनज़ीर भुट्टो साहबा वापस आई थी ना, उनका विज़न डिफरेंट विज़न था। वो अल्लाह उनको ज़िंदगी देता तो मैं समझती हूँ कि जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो क्राइसिस है वो आज बिल्कुल नहीं होता, और पाकिस्तान एक दुनिया के उस पे एक ऐसी जगह पे पाकिस्तान नज़र आता। अच्छा, आपके रीजंस क्या थी
पर्टिकुलरली आपके जरदारी साहब के इख्तलाफात की, या आप बेनज़ीर साहिबा के बहुत करीब थी, तो उस हिसाब से तो आपको उनके बच्चों और उनके हस्बैंड के बहुत करीब होना चाहिए था। आसिफ जरदारी साहब एक अच्छे इंसान हो सकते हैं, वो एक अच्छे बिजनेसमैन है, सब कुछ है, लेकिन देखिए लीडर आप उसको एक्सेप्ट करते हैं जो लीड कर सकता है आपको, जिसका करिश्मा होता है, जो आप जिसका हाथ आपकी पल्स पे होता है अपने लोगों की, कि ये लोग क्या चाहते हैं और मैं इनको विजन जो आइंदा आने वाले 50 साल 100 साल है इनको मैं क्या विजन दे रहा हूँ। जरदारी साहब के पास अनफॉर्चुनेटली वो बिजनेस के कार्ड तो खेल सकते हैं, लेकिन जरदारी साहब इज नॉट अ पॉलिटिकल मैन। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रहा था कि मिस्टर 10% के बड़े एलिगेशन आते थे, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा आइदर इन ऑपोजिशन और इन गवर्नमेंट, उनके नॉलेज में सारी बातें थी? जी, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की ने जो सफ़र किया है उसकी वजह से उन्होंने ये फैसला किया था कि आइंदा आसिफ जरदारी साहब का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पॉलिटिक्स से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट से जरदारी साहब का कुछ भी लेन देन नहीं होगा। बीबी पाकिस्तान आई थी, उससे पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी वहाँ की थी, मैं नहीं कह रही रिकॉर्ड की बातें। क्या ये बात ठीक है कि मुर्तज़ा भुट्टो इस शादी से खुश नहीं थे? देखिए जी, ये शादी तो एक बड़ों का उनकी फ़ैसला था। बीबी एक इस शादी के उन्होंने बड़ों के फ़ैसलों के आगे सर झुकाया, वो खुश थे या नहीं खुश थे, बहरहाल एक शादी हो गई। उन्होंने अपनी ज़िंदगी बहुत ग्रेसफुली गुजारी है, बहुत कंपोज्ड गुजारी है, बहुत यानी रख रखाव वाली औरत थी, बहुत वैल्यूज़ वाली खातून थी, और उन्होंने अपनी ज़िंदगी बड़ी वैल्यूज़ के साथ गुजारी है। ठीक, सदर साहब आप बड़े क्लोज़ रहे जरदारी साहब के, और कहा जाता है आप उनके बड़े क्लोज़ फ्रेंड भी थे, तो एक दोस्ती के नाते इतनी दूरियां, एक एपिसोड है जुल्फ़कार मिर्ज़ा का, एक एपिसोड है सफदर अब्बासी का, रीज़न क्या है? देखिए, फ्रेंडशिप तो नहीं, बहरहाल रिलेशनशिप, बहरहाल मेरा उनके साथ रिलेशन हमेशा अच्छा रहा। नेचुरली देखें, मेरा जरदारी साहब से मोहतरमा की शादी से पहले तो कोई मेरा उनसे इनफैक्ट वास्ता नहीं था। मिर्ज़ा साहब तो उनके दोस्त हैं बचपन के, और भी काफ़ी सारे उनके दोस्त हैं, मेरा वो नहीं, लेकिन मोहतरमा के हस्बैंड के नाते एक बड़ा अच्छा रिलेशनशिप हमारा रहा, और हमारी मेरी कोई एक हमेशा रिस्पेक्ट का रिश्ता रहा। इनफैक्ट लोग शायद ये समझते हैं कि जी नाहिद की कोई बहुत ज़्यादा लड़ाई थी आसिफ साहब से, लड़ाई नाहिद की कभी कोई आसिफ साहब से लड़ाई नहीं रही, और एक बल्कि बहुत हद तक जो है ना वो तो कई चीज़ों में डिपेंडेंट भी इसके ऊपर होते थे, क्योंकि मोहतरमा नहीं चाहती थी कि जरदारी साहब पॉलिटिक्स में आए। नहीं, वो तो एक अलग अपनी जगह बात हुई ना, लेकिन चलिए एक चीज़ हो गई, अच्छी हुई बुरी हुई, वो बैठ के जो है उस पर आप तजिया कर सकते हैं, लेकिन एक अमानत उनको मिली। हमारा ये कहना था कि जी अगर आपने इस अमानत को जो ना संभाल के रखना है, आगे चलना है, तो इस पार्टी को अब एक इंस्टीट्यूशनल डेमोक्रेसी की तरफ जाना चाहिए। हमारे यहाँ पहले भी शायद गलतियाँ हुई होंगी, शायद भुट्टो साहब से भी हुई होंगी, शायद मोहतरमा से भी हुई होंगी, हमसे भी कई गलतियाँ हुई होंगी, लेकिन सवाल ये था कि जी भुट्टो साहब और मोहतरमा की जो कैरिस्मेटिक पर्सनैलिटीज़ थी, और इनफैक्ट मैं कहता हूँ जो मोहतरमा की चादर थी उसमें हम सबके कई गुनाह छुप जाते थे, कई हमारी गलतियाँ छुप जाती थी, लेकिन उनके जाने के बाद जो वैक्यूम है उस वैक्यूम को किस तरह भरा जाता, इस पे हमारा इख्तलाफ ये था कि हम ये समझते थे कि पार्टी के अंदर अब आप एक आइडियोलॉजिकल ग्राउंड्स के ऊपर एक रीऑर्गेनाइजेशन हो, और पार्टी को हम एक डेमोक्रेटिक लाइंस पे चलाएं। अगर ये हम चलाएंगे तो पार्टी सर्वाइव करेगी। अगर आप ये समझते हैं कि खानदानी वरासत है कि भुट्टो साहब गए तो बीबी आ गई, बीबी गई तो अब जरदारी साहब आ गए, तो अब ये पार्टी जो है फिर उसी तरह चलेगी। इधर हम ये चाह रहे थे कि आप पार्टी के अंदर एक इंस्टीट्यूशनल डेमोक्रेसी लाने की कोशिश करें, वो उन्होंने नहीं किया, उन्होंने समझा कि कोई जाती वरासत का खामियाजा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भुगतना पड़ा। नाज़रीन, एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से शुरू करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाजरीन, नहीद खान और सफदर अब्बासी से गुफ्तगू ये सिलसिला जारी है। डॉक्टर साहब, यहाँ पे चूँकि हम बात कर रहे थे कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के बाद जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में क़यादत का फुकदान हुआ उस हवाले से, और वो कुछ आपके इख्तलाफात की वजह भी बना, तो इस वक्त आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वर्कर्स भी बना रखी है, कुछ आपकी लीगल एलिगेशंस भी एक दूसरे के साथ चल रहे हैं, लिटिगेशंस भी चल रही हैं। मैं पूछना ये चाह रहा था कि इस वक्त एक्चुअली द बिलावल भुट्टो इज़ द को चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान पीपल्स, इज़ द चेयरमैन ऑफ द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तो क्या आप लोग अगर जरदारी साहब की उसकी पार्ट को माइनस भी कर दें तो बिलावल भुट्टो की सरबराही में आप लोग उस पीपल्स पार्टी का हिस्सा नहीं बन सकते? देखिए जी, सबसे पहले जो है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन यकीनन बिलावल साहब को बनाया गया था जब मोहतरमा की शहादत के बाद जो पहली हमारी CSC की मीटिंग हुई, लेकिन उसके बाद उनको पढ़ाई के वजह से जो ना वो छोड़ छाड़ के चले गए। एक्चुअल जो पार्टी फिर जरदारी साहब के कब्जे में आ गई इसको चेयरमैन की हैसियत में। हुआ ये कि ये जो इस वक्त आपको जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नाम में जो कुछ हो रहा है ना, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन है। ये सारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन की प्लेटफॉर्म की बुनियाद पे आज MNAs हैं, आज सिंध की हुकूमत है, आज MPAs हैं, आज सेनेटर्स हैं। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन का प्लेटफॉर्म है जो हमने एक मजबूरी की हालत में 2002 में बनाया था जब मोहतरमा को डिस्क्वालीफाई किया जा रहा था एज ए चेयरमैन ऑफ द पार्टी,
जिसकी वजह से पार्टी भी डिस्क्वालीफाई हो रही थी। अब सवाल ये था कि अब पीपीपी को वापस लाना था। अब बजाय पीपीपी को वापस लाने के जब जरदारी साहब पे प्रेशर आया कि जी आप या सियासत करें या आप सदारत संभालें, तो उन्होंने जाके लाहौर हाई कोर्ट में लिख के दे दिया कि जी मैं पीपीपी का, ये जो पीपीपी है ये एक एनजीओ है, एक पॉलिटिकल प्राइवेट एसोसिएशन है, असल पार्टी जो है वो मखदूम साहब की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन है। जब उन्होंने ये चीज़ कही तो फिर नाहिद ने जहांगीर बदर साहब को वैसे सेक्रेटरी जनरल ख़त लिखा कि जी आप लोग जो है ना ये किस तरह पीपीपी को जो है ना आप जो इतनी बड़ी पार्टी है जिसके 2 चेयरमैन शहीद हो चुके हैं, जिसमें इतनी ज़्यादा पार्टी की कुर्बानियाँ हैं, उसको आप कहते हैं कि ये एनजीओ है। या तो आप अपने स्टैंड को विड्रॉ करें वरना मैं जो ना सही कदम उठाऊंगी। तो जब उन्होंने नहीं किया तो नाहिद ने जाके पीपीपी की रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन दी इलेक्शन कमीशन के। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक रजिस्टर भी है जिसके सारे मैटर्स को लतीफ खोसा साहब एग्जैक्टली यही मैं आप बता रहा हूँ ना यहाँ पे। ये जब इन्होंने एप्लीकेशन दी तो सडनली उनको ये ख्याल आया ये तो पीपीपी जो है ना ये हमसे लेकर जा रहा है, हाईजैक कर रहे हैं। हाईजैक नहीं मैं कहूँगा, जेन्युइन पार्टी जेन्युइन वर्कर्स के पास जा रही है। यानी अगर आप कह रहे हैं कि अगर बेनज़ीर भुट्टो साहबा की पॉलिसी को लेके बिलावल भुट्टो चलेंगे तो फिर आप लोग उसका हिस्सा बनेंगे, जरूर बनेंगे। मेरा उसमें नहीं, मेरा उसके अगर मौजूदा पीपल्स पार्टी को लेके चलेंगे तो फिर आप मेरी उसमें 3 एडवाइजेस हैं, क्लियर करूँ। नंबर 1 ये कि पार्टी नजरियाती तौर पे कहाँ खड़ी है, उन लोगों का एहतसाब होना चाहिए जिन्होंने पार्टी को यहाँ तक पहुँचाया, और पार्टी के अंदर एक इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी अब आनी चाहिए। अगर इन 3 चीज़ों पे वो आगे बढ़ने को तैयार हैं तो फिर हम जैसे लोग भी सोच सकते हैं कि हमने क्या करना। अच्छा, मैं ये पूछना चाहूँगा कि जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब आपको क्या है, क्या ये कोई पॉलिटिकल स्टंट है या इज इट रियलिटी? नहीं, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इख्तलाफात हो गए मिर्ज़ा साहब के और जरदारी साहब के, बहुत ज़्यादा इख्तलाफात हो गए और जेन्युइन इख्तलाफात हुए मुख्तलिफ वजूहात की वजह से। मेरी नज़र में मिर्ज़ा साहब की जो भी बातें हैं वो काफ़ी हद तक जो है वो सच्चाई पर मबनी है और जरदारी साहब को उनका जवाब देना पड़ेगा। अगर जवाब नहीं देंगे तो मिर्ज़ा साहब उनको बहुत ज़्यादा घर का भेदी लंका ढार है, मतलब बहुत ज़्यादा क्लोजनेस थी ना जी। अच्छा, मैंने मुमताज़ भुट्टो साहब का इंटरव्यू किया और उनका ये कहना था कि जिससे वो सिंध के निगरान वज़ीर आला थे, उन्होंने मुर्तज़ा भुट्टो केस की इन्वेस्टिगेशन किया और उन्होंने इसका कन्फेस किया और इसका डिस्क्लोज़ किया कि उनकी इन्वेस्टिगेशन, उनकी तहकीक के मुताबिक, तफ्तीश के मुताबिक जरदारी साहब वाज इन्वॉल्व इन द किलिंग ऑफ मुर्तज़ा। यू वर देयर, बीबी वाज प्राइम मिनिस्टर, व्हाट्स द एक्चुअल सिचुएशन? देखिए जी, मैं तो खुद बीबी की गवर्नमेंट मेरे ख्याल 32 दिन के बाद चली गई थी जिस वक्त मुर्तज़ा का मर्डर हुआ है। बड़ा अनफॉर्चुनेट वाक़या हुआ था और मैं समझती हूँ कि बीबी की गवर्नमेंट को यानी बाहर भेजने के लिए, डिस्टेबलाइज करने के लिए ये बहुत बड़ा फैक्टर था जो मुर्तज़ा का मर्डर हुआ। इसमें देखिए जी, मैं ऐसे बगैर देखे इल्ज़ाम नहीं लगा सकती क्योंकि जो इन्वेस्टिगेशन थी, इन्वेस्टिगेशन हुई नहीं बीबी की। अब यही थी कि प्राइम मिनिस्टर वो बनती तो शायद सबसे पहला जो केस वो री इन्वेस्टिगेट कराती वो मुर्तज़ा के मर्डर का केस। अच्छा, चूँकि आप भुट्टोइज़म की फॉलोअर हैं और बीबी के साथ आपका ताल्लुक रहा, तो अगर हम भुट्टोइज़म के फॉलोअर्स की बात करें तो हु इज़ द एक्चुअल जानशीन ऑफ भुट्टो फैमिली? कारकुन। भुट्टो साहब ने तो खुद कहा था, एक भुट्टो मैं हूँ, एक भुट्टो तुम हो। भुट्टो की विरासत के अमीन उसके कारकुन हैं। देखिए बिलावल की, अब मैं सुन रही थी बात, आप सफ्तर से बात कर रहे थे, बिलावल अपने नाम के साथ भुट्टो ना भी लगाता ना तो वो सबको पता है शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नवासा और बेनज़ीर भुट्टो का बेटा। ठीक, वो नाम लगाने से भुट्टो नहीं बना, लेकिन वो यकीनन उसके पास एज है शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का। जुल्फ़िकार भुट्टो जूनियर को ये एज नहीं है? देखिए एज है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वो एक्सेप्ट करें ना, रियलिटी को एक्सेप्ट करें ना कि बेनज़ीर भुट्टो और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो अब पॉलिटिक्स, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में सिनोनिमस है। अगर वो सिर्फ ये कहें कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की वो बात करेंगे और बेनज़ीर भुट्टो को वो उससे बाहर रखेंगे तो ये डिसोन नहीं कर सकते। शहीद जुल्फ़िकार अली, अब जिसने इस मुल्क में भुट्टो की सियासत करनी है, चाहे वो भुट्टो ख़ानदान से हो चाहे वो कोई भी हो, जो बेनज़ीर भुट्टो और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सियासत को इकट्ठा लेकर चलेगा वही सियासत में कामयाब हो सकता है। और दूसरी बात मैं आपको ये बताऊं, आप इसको, ये जो चल रही है ना पॉलिटिक्स, ये एक कोठरी है जो पॉलिटिक्स को चला रही है। ये जरदारी साहब के बैत किए हुए लोग हैं, सारे उनके बेनिफिशरी हैं। ठीक है जी, मुझे यहाँ पे एक ब्रेक लेनी है। सिंध गवर्नमेंट के हवाले से मैं आपसे पूछूंगा, क्योंकि आपके बकौल तो जो वोट बैंक था वो डिक्रीज़ हुआ, जो नज़रियात वाले लोग थे वो पीछे थे, मगर अगर ग्राउंड रियलिटी पे जाएं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त अपोजिशन में है, नंबर 2 स्टैंड कर रही है पार्लियामेंट में। सिंध में उनकी हुकूमत है, वजूहात के जो एलिगेशन लग रहे हैं, ख़ासतौर पर उनके जो वज़ीरों पर एलिगेशन लग रहे हैं, क्या वो अपने लीडर को फॉलो करें? नाज़रीन, इन तमाम सवालों का जवाब जानते हैं इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो रुफ़का थे, जो बेनज़ीरिज़म और भुट्टोइज़म को लेके चले थे, उनका किरदार क्या रहा। मैंने आपको बताया कि अगर हम अददी फिगर्स पे जाएं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरी में अपोजिशन है, नंबर 2 पार्टी है, सिंध में उनकी हुकूमत है। जो बल्दियाती इलेक्शन हुए उसमें एक बार फिर साबित हुआ कि सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक अक्सरियती जमात के तौर पर सामने आई। तो अगर ये लोग वर्कर्स के नज़रियात के हवाले से ऑब्जेक्शंस थे और वो जरदारी साहब की क़यादत को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किस तरह पर्टिकुलरली सिंध जो उनका होम लैंड है वहाँ से जीत रही है? देखिए जी, पहले तो ये तय कर लेना कि क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध की जमात है? नहीं, वफाक की जमात है ना। पार्टी का हमेशा ये था कि जी हम एक, और मैं समझती हूँ सबसे बड़ा नुकसान पीपल्स पार्टी की डिमाइस का जो हुआ है वो ये कि एक वाहिद वफाकी जमात जो है ना आज महदूद हो गई सिंध के 7-8 ज़िलों के ऊपर। और इस सारे अमर के अंदर सबसे पहले तो ये बात तय करें कि पहले में इलेक्शन, मतलब जैसे लोग एग्जांपल देते हैं 1997 का, मैं समझता हूँ सबसे ख़राब इलेक्शन था शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पूरे दौर में। लेकिन उसके अंदर भी आप अगर पंजाब की पूरी देखें, जो कॉन्स्टिट्यूंसीज देखें, तो लोग हमारे हारे, लेकिन 30,000, 40,000, 50,000, 60,000, 70,000 वोट लेकर वो जगह तो पीटीआई ने ऑक्यूपाई कर ली। नहीं, वही तो कह रहा हूँ ना कि वो जो वोट बैंक जो कम हुआ तो उससे 3 सूबों के अंदर तो आप पार्टी को जो है बिल्कुल बिठा दिया। सिंध का जहाँ तक सवाल था मेरी नज़र में, क्योंकि सदर जरदारी साहब थे और सिंध के अंदर कोई दूसरे लोगों का भी ऑप्शन नहीं मिला था। जरदारी साहब सदर थे, इलेक्शन कमीशन उनकी मर्जी की थी, प्राइम मिनिस्टर जो प्राइम मिनिस्टर उनकी मर्जी का आया, इलेक्शन कमीशन के सारे लोग उनकी मर्जी के आए, सिंध हुकूमत सारी उनकी मर्जी की आई। क्या कोई डील का हिस्सा था कि आप 5 साल पूरे करें, फिर मेरे 5 साल पूरे करें, मैं फ्रेंडली ऑपोजिशन रहा, आप भी फ्रेंडली ऑपोजिशन नहीं, आप पंजाब में इंटरफेयर ना करें, मैं सिंध में इंटरफेयर नहीं करूंगा? देखिए जी, अगर आप देखें एज ए पॉलिटिशियन जो पॉलिटिकल रियलिटी देखें तो उसमें तो यही है ना कि जी पहले वफाक और सिंध पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या जरदारी साहब के पास था, अब वफाक और पंजाब जो है ना मियाँ साहब के पास है, सिंध उनके पास है, पहले पंजाब उनके पास था। तो कहने का मकसद है कि ये एक चीज़ ज़रूर नज़र आ रही है कि इस वक्त आ रही है, इस अमल के अंदर भी ये जो कुछ आप सिंध में देख रहे हैं इसके अंदर बाकायदा ऐसा लग रहा है मुझे कि मियाँ साहब जो है ना 2 बोट्स में सेल कर रहे हैं। वो जरदारी साहब को भी बचाना चाहते हैं और फौज के साथ भी अपने रवाबित सही रखना चाहते हैं, लेकिन कहते हैं कि वो ज़्यादा देर तक वो दोनों किश्तियों में। डॉक्टर आसिम के बारे में क्या कहना है आपका? अभी अपना चो निसार का ये कहना है कि उनके पास वीडियो एविडेंसेस भी मौजूद हैं जिसको वो सामने ला सकते हैं, तो क्या कहते हैं आप डॉक्टर आसिम के बारे में? देखिए जी, मैं जो चीज़ हिडन है वो तो हिडन है, लेकिन डॉक्टर साहब के बारे में फ्रैंकली जो है मेरी एक राय है कि एक अच्छी फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं और एक कराची की एक अच्छी फैमिली की खुद भी एक अच्छी शख्सियत थे। अनफॉर्चुनेटली गुज़श्ता 5-7 साल के अंदर वो इतना ज़्यादा जरदारी साहब के उसमें दोस्ती से निकल के उनके पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में आ गए कि उनसे ऐसी शायद गलतियाँ सरजद हो गई हैं जो शायद नॉर्मल हालात में वो ना करते। लेकिन अब जो चीज़ एक सामने चीज़ आई है, फ़िलहाल तो उनके ऊपर जो इल्ज़ामात हैं वो 2 किस्म के हैं। एक एंटी टेररिज्म के हवाले से कि जी उन्होंने जो ना कुछ जो अक्यूज़ से या क्रिमिनल से उनका उनके अस्पताल में इलाज हुआ और उनकी कोई टेरर फंडिंग हुई, और दूसरा है करप्शन का। अब इन दोनों चीज़ों के ऊपर एक इन्वेस्टिगेशन हो रही है, एक केस दोनों जगह फाइल हो चुका है, नैब ने उनको कस्टडी ली हुई है, ATC में उनका केस फाइल हुआ है। एक्चुअली अब इशू डिफरेंट नौयत का है। इशू अब इस नौयत का है कि जी जो सिंध इस इशू बुनियाद बना के जो सिंध और वफाक के अंदर एक टेंशन बिल्ड हो रही है और जो रेंजर्स के अंदर एक टेंशन बिल्ड हो रही है, वो आने वाले दिनों में हमें अगर हम ज्याले को देखें जो पीपल्स पार्टी का असासा था, तो आज ज्याला आपको कहाँ नजर आता है? ज्याला तो वही है। ज्याला अपने सोच, अपनी आइडियोलॉजी, अपनी जो उसकी जो वफा है ना, वो गड़ी खुदाबख्श भुट्टो की उन 2 कब्रों के साथ है, जिनकी वजह से आज जिन्होंने सोच दी। देखिए, भुट्टो साहब किसी शख्स का नाम नहीं था। जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक सोच का नाम है, एक नज़रिए का नाम है, जो पाकिस्तान के गरीब उस क्लास ने इसको एक्सेप्ट किया जिनके राइट्स उनको लोग को एक क्लास थी जो देने को तैयार नहीं है। सफदर साहब, कंक्लूजन की तरफ जाऊंगा। सिंध के हवाले से हालात ख़राब होते जा रहे हैं, और एक तो मुझे अपना सियासी मुस्तकबिल बता दीजिएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वर्कर्स कहाँ पे स्टैंड कर रही है, और क्या कुछ देख रहे हैं बायसियत पॉलिटिशियन कि सिंध में कोई गवर्नर राज का कोई रोल? देखिए जी, अब सिंध के तक तो जी मैं ये कहूँगा कि 2 चीज़ें हैं, एक कॉन्स्टिट्यूशनल और एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल है तो इसमें ऑप्शन सारे मौजूद हैं, वफाक इंटरफेयर भी कर सकता है, रेंजर्स को पावर भी सपोर्ट करते हैं कि जो करप्शन सिंध में है, जो बैड गवर्नेंस का कहा जा रहा है, उसमें गवर्नर रूल लाया जाए। देखिए जी, इसमें एक बात होता है, इस वक्त जो इस वक्त इशू है वो ये है कि जी रेंजर्स को जो इख्तियारात थे वो उनको वापस मिलने चाहिए। अब वो वफाक चाहे तो मेरी नज़र में कॉन्स्टिट्यूशनली वो भी दे सकता है,
गवर्नर रूल तक शायद आपको न जाना पड़े। गवर्नर रूल तो फिर उस वक्त है ना जब सिस्टम कोलैप्स हो जाए, फिर आप गवर्नर रूल का सोचें, ये है कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन कहने का मतलब अगर ये सब चीज़ें नहीं होती, अब क्लियर कट स्टैंड लेना पड़ेगा मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को। एक सिर्फ चीज़ इसमें ऐड करना चाहूँगी कि देखिए जो परसेप्शन बन रही है ना कि सिंध की हद तक जो है वो किया गया है, मैं समझती हूँ कि होली का उस ना पंजाब में, ना खैबर पख्तूनख्वा में, ना बलोचिस्तान में। इट शुड बी अक्रॉस द बोर्ड। सिर्फ ये परसेप्शन नहीं जानी चाहिए कि सिंध के ऊपर ये ज़्यादती हो रही है, क्योंकि जो पंजाब में भी करप्ट है उनके ऊपर भी हाथ डालना चाहिए। मियाँ साहब अपनी गवर्नमेंट बचाने के लिए फिर सिर्फ सिंध के लिए नहीं, फिर पूरे पाकिस्तान के लिए, फिर ये 90s की पॉलिटिक्स हो रही है आपके नवाज शरीफ बन के खड़े हों और अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी करें, और उसमें रेंजर्स हों या जो भी हों, कॉन्स्टिट्यूशन ने जो हदूद मुकर्रर की हुई हैं इससे ज़्यादा किसी को भी नहीं जाना चाहिए। एक सेक्रेट डॉक्यूमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन जो 1973 का है, इसकी हदूद के अंदर रह के सबको अपना अपना रोल प्ले करना। थैंक यू वेरी मच जी, मैं बहुत मशहूर हूँ नहीद खान साहब आपका। सफदर अब्बासी साहब बहुत बहुत शुक्रिया डॉन न्यूज़ को टाइम देने के लिए। नाज़रीन आपने बातें सुनी, बीबी की 8वीं बरसी जो है वो 27 दिसंबर को मनाई जाएगी, मगर अफसोस की बात यह जिस तरह नहीद खान साहब ने कहा कि बीबी हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। प्रोग्राम में हमें अपने फीडबैक से आगाह करते रहिएगा। हमारा फेसबुक और ट्विटर ID आपके सामने है, देखते रहिए डॉन न्यूज़।